मैं रामनिवास शाहचार्य श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। आज मैं आपको बहुध्रुवीय विश्व में भारत, चुनौतियाँ एवं दिशा, इस टॉपिक के बारे में बताऊंगा, चर्चा करूंगा। तो इसमें हम देखते हैं कि आज विश्व न तो एक ध्रुवीय है और न द्विध्रुवीय, अपितु पिछले 2 दशक से बहुध्रुवीय मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। आज भारत की स्थिति, हैसियत, राजनयिक कौशल, नेतृत्व क्षमता, आर्थिक ताकत, परमाणु क्षमता आदि में बहुत परिवर्तन आया है। ऐसी स्थिति में बहुध्रुवीय राजनीति के एक सक्रिय खिलाड़ी की भूमिका की उससे अपेक्षा है। आने वाले दशक में भारत की भूमिका निम्नांकित चुनौतियों का सामना करने पर निर्भर करती है, और वो चुनौतियाँ इस प्रकार से हैं जिससे एक दिशा तय होगी। इसको मैं क्रम से एक एक करके आपके समक्ष रखने जा रहा हूँ। तो इसमें पहला है सुरक्षा परिषद की सदस्यता। भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य के रूप में शामिल होना है। भारत स्थायी सदस्यता के लिए सभी मापदंड पूरे करता है। ऐसी स्थिति में चीन व पाकिस्तान के विरोध को दरकिनार करते हुए राजनयिक कौशल से अपने पत्ते खेलना है। कहने का अर्थ स्थायी सदस्यता प्राप्त करनी है। दूसरा, परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह की सदस्यता। भारत मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम MTCR तथा वासनार अरेंजमेंट का सदस्य बन गया है, किंतु अथक प्रयत्न के बावजूद भी चीनी विरोध के कारण परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह NSG का सदस्य नहीं बन पाया है। आज भी चीन MTCR का सदस्य नहीं है, अतः हम वहाँ चीन की सदस्यता का विरोध करने की स्थिति में हैं, और हमारे इस कदम को NSG की सदस्यता के बदले सौदेबाजी के रूप में प्रयुक्त किया जाना चाहिए। तीसरा, भारत की कठोर चीन नीति। डोकलाम में चीनी कदम के खिलाफ दृढ़ता दिखाने से कड़ा संदेश गया। हमने उसके वन बेल्ट वन रोड का भी बहिष्कार किया, निमंत्रण को ठुकरा दिया। भारत ने चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट पर नाराजगी प्रकट कर चुका है। यह भारतीय कूटनीति का ही कमाल है कि अंततोगत्वा सुरक्षा परिषद ने 1 मई 2019 को जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को ग्लोबल आतंकी घोषित किया, और चीन वीटो का उपयोग न करने को मजबूर हुआ। जून 2020 में पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी और भारत की सेना में हिंसक झड़प हुई, जिसमें 20 भारतीय जवानों की जान चली गई। चाइना के भी काफ़ी सैनिक मरे हैं, 40 से ऊपर उनकी संख्या, पर उन्होंने, उनके विदेश मंत्रालय ने इन चीज़ों को सार्वजनिक नहीं किया। और इसको लेकर भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारतीय सैनिकों की शहादत बेकार नहीं जाएगी। कोविड-19 को लेकर भी पूरा विश्व जान चुका है कि इस महामारी को किसने फैलाया है, और अब दुनिया में चीनी हरकतों का मुकाबला करने के लिए भारत, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया का एक स्पष्ट गठजोड़ भी दिखने लगा है, जिसमें भारत की भी अहम भूमिका रहेगी। तो ये इस प्रकार से चीन को लेकर हमें
इस प्रकार से स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी। चौथा, सर्जिकल स्ट्राइक। सीमा पार से आतंकवाद के निपटने के लिए हमारी सेना को आवश्यकता अनुसार सर्जिकल स्ट्राइक करते रहना होगा। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद से निपटने के लिए सेना, अर्धसैनिक बल व स्थानीय पुलिस को एनकाउंटर करते रहना होगा ताकि ये राज्य आतंकवाद मुक्त हो जाए। पड़ोसी देश। भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका एवं नेपाल में चीन का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। श्रीलंका ने अपना हम्बनटोटा बंदरगाह चीन को लीज पर दे दिया है, जिससे भारत की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। अतः भारत को पड़ोसी देशों पर विशेष ध्यान देना होगा। आसियान देशों के साथ घनिष्ठ संबंध। भारत आसियान देशों के संबंधों को घनिष्ठ एवं विशिष्ट ऊंचाइयों पर ले जाना चाहिए। भारत को प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व की ओर देखो, लुक ईस्ट पॉलिसी को एक्ट ईस्ट पॉलिसी में बदल दिया है। देखना ही नहीं, कार्य करना है। इस नीति के तहत पहली बार गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2018 पर 10 आसियान देशों के नेता दिल्ली में अतिथि के रूप में उपस्थित थे। ये हमारा एक आसियान के प्रति विशेष दृष्टिकोण और मजबूती झलकती है। नंबर 7वां, व्यापार युद्ध। राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत के साथ व्यापार युद्ध प्रारंभ कर दिया है और चाइना के साथ भी व्यापार युद्ध ही है। ट्रंप ने भारत से आयात होने वाले इस्पात और एल्यूमिनियम पर 9 मार्च 2018 को ही भारी कर लगा दिए। बदले में भारत ने भी अमेरिका से आयात होने वाली 29 वस्तुओं पर आयात कर बढ़ाने का निर्णय लिया। ये और भी कई देशों के साथ करना पड़ेगा जिससे व्यापार संतुलन बना रहे। एक चाइना को लेकर भी विशेष नीति अपनानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर छोटी मोटा कोई भी है, पतंग, उसकी डोर, ये टॉर्च है, या छोटे से छोटा सामान, धागा भी वहाँ से आने लग गया, तो ये हमारे व्यापार को असंतुलित करता है। तो कुछ ऐसी नीतियाँ बनानी होंगी जिससे हमारी अर्थव्यवस्था डगमगाए नहीं। ईरान पर प्रतिबंध। अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध लगा दिया है। उसने भारत समेत सभी देशों से ईरान से कच्चे तेल का आयात बंद करने को कहा है, जबकि भारत के लिए ईरान का काफ़ी महत्व है। इराक और सऊदी अरब के बाद ईरान भारत का तीसरा बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश है। तो इन चीज़ों को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि हमें वहाँ से सही समय पर और सही दामों में जो कच्चा तेल मिलता है, और अमेरिका की इस नीति के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में और आम उपयोगकर्ता को भी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। तो इसलिए इधर विशेष ध्यान देना होगा। और भी कई कारण हैं कि ईरान के साथ सदैव से हमारे अच्छे संबंध रहे हैं, तो उसमें भी किसी प्रकार की बड़ी समस्या ना आए। और किस प्रकार से ये ऊपर जो महाशक्तियों का ये एक जो राजनीतिक खेल है, उसको ध्यान में रखते हुए हमें किस प्रकार से इन जो खास हमारे देश उनके साथ संबंधों को बनाए रखना, इस पर काफ़ी विचार करना आवश्यक है। संतुलन बनाना। भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश है और रूस एवं अमेरिका से सर्वाधिक हथियार खरीदता है। इस समय रूस अमेरिका के संबंधों में कटुता है और भारत के लिए दोनों महाशक्तियों के साथ संतुलन बनाकर चलने की चुनौती है। हम दोनों में आपस में उनमें टकराट कई मुद्दों को लेकर हो जाती है दोनों महाशक्तियों। अब हमें संतुलन बनाना है, क्योंकि हमारा जो सेना के लिए हथियारों का जो भी है वो हम पूरे के पूरे दूसरों पर निर्भर हैं, और विशेष रूप से इन दोनों महाशक्तियों पर। तो दोनों को लेकर संतुलन बनाकर चलने की एक चुनौती है। भारत को घेरना। डोकलाम के बाद चीन भारत के लिए बड़ी चुनौती है। उसने भारत को घेरने के लिए नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश में अपना वर्चस्व स्थापित करने के प्रयास किए हैं। ऐसी स्थिति में चीन को साधना भारतीय विदेश नीति के सामने बड़ी चुनौती है। ये बहुत बड़ी एक समस्या हमारे लिए कि आजकल चाइना ने, हमारे जो खास पड़ोसी हैं,
उनमें सब में किसी न किसी प्रकार से उन्होंने वर्चस्व बनाना शुरू कर दिया है और एक प्रकार से अप्रत्यक्ष में भारत को घेरने की नीति है। तो ये बड़ी चुनौती इस पर। जलवायु परिवर्तन, संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में आयोजित जलवायु परिवर्तन के सम्मेलनों में भारत को सक्रिय भूमिका का निर्वाह करना चाहिए। पेरिस जलवायु परिवर्तन सम्मेलन नवंबर-दिसंबर 2015 में प्रधानमंत्री मोदी की प्रभावी भूमिका रही है, उसी प्रकार से वो भूमिका आगे भी बनाए रखना है, जारी रहनी चाहिए। विकास सहायता की नीति, हाल के वर्षों में भारत की विकास सहायता का एक माध्यम अल्प विकसित और विकासशील देशों को रियायती शर्तों पर ऋण प्रदान करना रहा है। इसका सीधा अर्थ यही है कि हमारे जो खास पड़ोसी हैं और जो अल्प विकसित हैं या विकास की दौर पर जो विकास के रास्ते पर जिन्होंने थोड़ी पकड़ उनकी मजबूत होती जा रही है या कहना चाहिए विकासशील हैं, उन जैसे देशों को अनेक प्रकार की मदद करनी चाहिए और आसान शर्तों पर, आसान ऋण की शर्तों पर अनेक प्रकार की टेक्नोलॉजी और भी कई प्रकार की जो मदद होती हैं वो करनी चाहिए, जिससे हमारे जो परराष्ट्र संबंध हैं वो भी अच्छे बने रहेंगे। और आप सबको पता ही है कि जो मदद करता है तो मदद लेने वाला है उसके प्रति सदैव सदा सहायता रखता है। ऐसी स्थिति में ये पड़ोसी राष्ट्र चाइना और दूसरे शक्तिशाली राष्ट्रों के शिकंजे में नहीं आएंगे और कोई दूसरा हमारे खिलाफ उनको यूज़ नहीं कर पाएगा। तो जो भी मानवीय सहायता होती है तो वहाँ विशेष ध्यान रखना होगा सदैव। और ये पड़ोसी नहीं, आप दूसरी जगह भी दूर दूर तक भी ये ऐसा हमें करते रहना चाहिए जिससे हमारे पूरे विश्व में एक प्रभावी भूमिका रहे। तो ये मैंने आपके सहयोग से ये कहना चाहिए विचारों का आदान प्रदान किया, आपने ध्यानपूर्वक सुना और समझने का प्रयास किया, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देने के साथ ही मैं मेरी वाणी को विश्राम दे रहा हूँ, दूंगा। एक बार पुनः धन्यवाद।